कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई आज से हम 10th क्लास की मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशल डिमांड पे बच्चों ने बोला कि 10th की वीडियोस भी बनाओ और हमें आपके पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये तो उनका प्यार है कि उन्हें मेरे स्टाइल पढ़ाने का पसंद आया। मैं इनफैक्ट बताऊँ तो मेरा कोई स्टाइल नहीं है, मैं बस पढ़ाता हूँ या मन से पढ़ाता हूँ, शायद वो बच्चों को पसंद आ जाता है। तो ठीक है, मैं बच्चों के लिए कुछ इतने आसान तरीकों से मैथ्स को पढ़ाने वाला हूँ कि हर किसी को मैथ आसान लगने लगेगी। 10वीं क्लास की मैथ्स एकदम हलवा लगने लगेगी तुम्हें। बस मेरे साथ तुम्हें भी कुछ टाइम के लिए जुड़े रहना है, जब तक आपको मैथ्स बिल्कुल ऐसे ना आ जाए कि एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का आप पेज पढ़ लो और कोई उस पर उंगली रखे और आप उस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार में देखते ही कर लो। अगर ऐसे मैथ्स करने हैं तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है। और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप देखें, ठीक है। बस उसको देखें, उसको समझें और आपको इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। जिन बच्चों की मैथ थोड़ी सी वीक है वो मुझसे जरूर जुड़े, और जिनकी बहुत अच्छी है उनको तो जरूर ही जुड़ना चाहिए। उन्हें भी अपना स्टेटस या अपना लेवल पता करने का मौका मिलेगा कि उनको कितना आता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फर्जी लोग घूम रहे, कुछ भी बता देते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा ना हो, तो आओ आज हम 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको पहले समझा दूं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। आज से 10th क्लास की ये इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करूंगा वन बाय वन। पहले इंट्रोडक्शन होगा किसी भी वीडियो में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी जो भी चैप्टर हम उठाएंगे उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस को उठाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को उठाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाएंगे, जो भी एक अच्छा सोर्स होगा क्वेश्चंस का, जो लगता है कि आपकी किसी कॉन्सेप्ट की या अंडरस्टैंडिंग का लेवल और ज्यादा हाई कर सके, ऐसे क्वेश्चंस को हम जरूर क्या करेंगे, बट उससे पहले हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। होता क्या है ना, अगर किसी को तेज भागना है तो उसे अपने पहले पैर मजबूत करने पड़ते हैं, ठीक है। और पैर मजबूत करने के लिए पहले उसे धीरे धीरे चलना पड़ता है। जब इसके पैर मजबूत होते हैं तो फिर वो तेजी से भागता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस मैराथन में जो 10th क्लास की होने वाली है 2022 की, उसमें कितने बच्चे लोग जो है नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेंगे। और कोशिश मेरी आपके साथ बिल्कुल रहेगी कि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, अच्छे अच्छे स्कूल में मिले, अच्छे अच्छे कोर्स आपको मिले, आपके मन चाहे मन पसंद चीजें मिले। बस मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, अपना प्यार बना के रखना। ऐसे तो आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि ये टफ लगे, बहुत सारे बच्चों को ये इजी भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। अगर आपने समझ लिया फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आपने नहीं समझा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। इट इज अ नाइटमेयर। और बच्चों को तो बुरे सपनों से डर भी लगता है ना, तो आपको डरना नहीं है, बस समझते चलो। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके नाम में छुपे हुए मीनिंग को समझ लेना चाहिए। तो एक बार आओ इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है मीनिंग। तो ये लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का अगर अर्थ समझोगे तो पहले होता है ट्री, फिर होता है गोनो, और फिर होता है मेट्री। तीन पार्ट्स में मैंने इसको तोड़ दिया। ट्राई से हो गया इसका तीन साइड, गोनो से हो गई इसकी, सॉरी ट्राई से हो गया इसका एंगल, और गोनो से हो गई इसकी साइड्स, ठीक है। इसका मतलब समझ के रखना, यानी कि तीन साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। तो तीन साइड्स के मेजरमेंट्स को हमें देखना है, क्लियर है, ओके। तो हमें यहाँ पे बात की गई कि तीन साइड्स के आपस में जो रिलेशंस होते हैं उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे बेसिकली किस ट्राइंगल की बात करेंगे। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है जिसका नाम था राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल के ऊपर ही ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है, क्लियर। सिर्फ कौन से राइट ट्राइंगल पे। क्या ये राइट ट्राइंगल है? जी नहीं, ये बिल्कुल राइट ट्राइंगल नहीं है। जब तक आप इसमें एक अंदर ही ऐसे मार्क नहीं बना दोगे तब तक ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अब ये जाकर के राइट ट्राइंगल हुआ, क्लियर है। इस राइट ट्रायंगल की अपनी तीन साइड्स होती हैं, उन साइड्स के नाम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। 90 डिग्री के सामने हमेशा होते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज, ठीक।
और एक परपेंडिकुलर होता है और एक हमारे यहाँ पर बेस होता है। क्लियर? तो पहले मैं ये बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की आखिर जरूरत पड़ी क्यों, और ये सिर्फ राइट ट्राइंगल पर ही क्यों लगा, है ना। अब मैं आगे भी ये भी बताऊंगा क्या ये सिर्फ राइट ट्राइंगल पर ही लगता है और किसी ट्राइंगल पर नहीं लग सकता। तो इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, क्या ये दूसरी ट्राइंगल्स पर नहीं लग सकता। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगी जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया कि हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ राइट ट्राइंगल और ये किसी ट्राइंगल पर नहीं लगता इसके अलावा, राइट ट्राइंगल के अलावा। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लग सकता है। इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरे ट्राइंगल्स पर कैसे ये अप्लाई होता है, लेकिन वीडियो के एंड। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि मोस्टली ये राइट ट्राइंगल से ही डील करता है और 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे सारे राइट ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम 10th क्लास में सिर्फ राइट ट्रायंगल से रिलेटेड चीजों को ही देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल से ही डील करती है एट द लेवल ऑफ 10th क्लास। ओके, चलो समझो आखिर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, और हमारी तरह एक दिन हमारे जैसे क्लासेस लगती थी तो बाहर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो पहले का टाइम ये था कि भाई बाहर बैठते थे पेड़ के नीचे। मेरे टाइम में भी है तो मैं लगता होगा कि भाई मैं तो बड़ा जल्दी लग रहा हूँ, मैं भी पेड़ के नीचे, आज बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठते थे। जब किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था तो वो क्या होता था, वो पेड़ के नीचे बैठकर यहाँ पे कहीं जहाज चल रहा है उसको देख रहे, इस जहाज को, ये देख रहे, ये यहाँ पे बैठा हुआ है वो बच्चा, तो सोच रहा है जहाज को देखने के लिए। शायद वो भविष्य में इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन सकता है, शायद वो अंतरिक्ष में जाने की सोच हो, कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है। लेकिन वो इस समय ये बच्चा, ये यहाँ पर ये रहा, ये बच्चा क्या है, ये आसमान में उड़ते हुए जहाज को देख रहा है। अब अगर मैं इस जहाज की ऊंचाई को देखूं तो वो देखी जाती है बिल्कुल इसके बेस से जमीन पे, और ये बच्चा कहाँ यहाँ पर है। तो अगर मैं जहाज की ऊंचाई को देखूं तो भाई ये जहाज की ऊंचाई यहाँ पर है कि इस वाले पॉइंट से, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, बच्चे और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिस पर ये बच्चा इसको देख रहा है। तो एक बात बताओ, इसके बीच में एंगल बन रहा है, कोई ना कोई एंगल बनेगा, बिल्कुल एंगल बनेगा। उस एंगल को कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये बच्चा इस जहाज को देख रहा है और इसकी ऊंचाई को यहाँ से बिल्कुल अगर इसके जमीन के पॉइंट से देखें तो ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो अब समझ में तुम्हें आ रहा होगा कि ऑब्जर्वेंट यानी कि जहां पर एंगल है, इस एंगल के सामने क्या है, ऊंचाई है। इस एंगल के सामने जहां से ये बच्चा देख रहा है, बच्चे के सामने क्या होती है, ऊंचाई। क्योंकि अगर इस जहाज को देख रहा है तो ये कितनी ऊंचाई पर, तो जमीन से ही देखेंगे। तो और एंगल कहां से बनता है, एंगल हमेशा उसकी आंखों से बनता है। क्लियर है? तो आप ये देखो 45 डिग्री का एंगल उसकी आंखों से बन रहा है, और ये इसकी ऊंचाई कहां से, बिल्कुल जमीन के पॉइंट से देखते हैं। तो इसलिए जहां एंगल होता है उसी एंगल के सामने क्या होती है, उसकी हाइट होती है, और हाइट को ही क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसलिए हमेशा एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। तो जब अब एक बात बताओ कि अगर मुझे मान लो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा हो, मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है, इस बच्चे की इस पॉइंट से दूरी 100 मीटर है, और एक एंगल दिया हुआ है, और मुझसे कोई पूछता है कि बताओ भाई कि ये जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो बच्चा इस जहाज को देख रहा है पेड़ के नीचे बैठ कर, तो बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो यहीं से ही जन्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, कि बिना किसी फीता के, बिना किसी स्केल के आप ये बता सकें कि हाँ भाई ये जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, सिर्फ दो चीजों की मदद से, कि ये कितना एंगल बना रहा है, और जिस ऊंचाई पर वो जहाज उड़ रहा है वहां से लेके, यानी कि उसका जमीन पे पॉइंट कौन सा है। तो जमीन के पॉइंट को तो हम काउंट कर सकते हैं इसकी एक्चुअल पोजीशन से। तो मान लो ये 100 मीटर की दूरी पर है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर वो जहाज उड़ रहा है। तो यहां से जन्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कि किसी भी ना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी चीज के हम ये बता दें कि जहाज की ऊंचाई क्या है। ठीक है? तो जैसे तुमने देखा होगा एयर फोर्स में, जैसे कोई एनिमी आ जाता है कि भाई ये कितनी ऊंचाई पर है, तो वो प्लेन के अंदर होता है, प्लेन से हाइट मेजर करते रहते हैं। तो प्लेन से जो हाइट मेजर करते हैं कि कौन सा जहाज कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, तो बेसिकली वो क्या होता है, जो प्लेन के अंदर वो पायलट बैठा होता है ना, वो पायलट क्या होता है, जमीन पे बैठे हुए एटीसी से कंट्रोल में रहता है, यानी कि उसके संपर्क में रहता है, उससे देखता रहता है, जांचता रहता है कि वो कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। तो बेसिकली वो किसका यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का।
देखना। समझ में आई ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? ऐसी जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। आप पूछते रहते हो कि भाई मैथ्स का यूज क्या है? मैथ का एप्लीकेशंस है अगर आप समझोगे तो, ठीक है। तो चलो अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया कि हम ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लो एक कुतुब मीनार है, ये भाई साहब को एक बच्चा यहाँ पर कुतुब मीनार घूमने गया, स्कूल से छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो वो कुतुब मीनार घूमने गया और ऐसे वो उठा के देखा कि कितना ऊंचा है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की यानी कि जो जमीन पे पॉइंट है वहां से इसकी दूरी मान लो 200 मीटर है। भाई ये कुतुब मीनार तो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ने। किसने? हाँ, कुतुबुद्दीन नहीं बोलते हैं। और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। ये तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। तो अब मान लो इस बच्चे की आंख से मैं ये बोलता हूं कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 200 मीटर की दूरी पे है, तो कुतुब मीनार कितना ऊंचा हो गया? क्योंकि इतना ऊंचा तो कोई फीता बना नहीं है कि भाई आप उसकी जैसे घरों में इंची टेप होता है भाई नाप दिया, कुतुब मीनार में इतना थोड़ी ना इंची टेप तुम लेकर के आओगे। उसके मेजरमेंट कैसे निकालोगे? किसी एक एंगल पे खड़े हो जाओ, उसके एंगल को देखो कि ऊपर की ऊंचाई और वो उसके पॉइंट से यानी कि जमीन के पॉइंट से कितनी दूरी पर है उसका डिस्टेंस देख लो, आप कुतुब मीनार की ऊंचाई को बता दोगे। तो इस तरीके से सिंपली हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी जगहों पर। क्लियर है? चलो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या है, ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको एक बात बता दूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि हाइपोटेन्यूज यानी कि जो 90 डिग्री के सामने इसकी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने एस से डिनोट किया हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ये परपेंडिकुलर इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और बी यानी कि ये होता है बेस। बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार। हमारे भाई हिंदी वाले भी भाई बहन हैं, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी हम कुछ इजी बना सकें, वो भी हमारे वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलो एक राइट ट्रायंगल जो भी होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसकी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ना वो इसकी जो दूसरी साइड्स हैं जो परपेंडिकुलर है और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और ऐसा नहीं है ये एक ही दिन में ये थ्योरम या ये बात किसी ने पता लगा ली। भाई मेरे जैसा कोई संजीव, मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट भाई वो आदमी होगा, वो बार बार क्या करता होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, बहुत सारे ट्रायंगल बनाता होगा और जब उसने ऑब्जर्व करा होगा कि भाई मैं तो एक बार बार ऑब्जर्व कर रहा हूं क्या कि इस ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली साइड का जो स्क्वायर है ना इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। ये ऑब्जर्वेशंस है, ये ऐसे नहीं किसी ने दिए, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कि कहीं हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिलती है। और इसी का नाम दिया गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? पाइथागोरियन थ्योरम। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहां किया है? तो उस व्यक्ति ने जिसने भी इसकी खोज की थी, ठीक है, उसने बोला कि भाई अगर आपके पास दो साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास परपेंडिकुलर बेस गिवन हो तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हो सकता है आपके पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन हो तो भाई बेस निकाल लेंगे। अगर कोई भी दो साइड आपको गिवन है तो आप तीसरी साइड आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। उसको बोला गया पाइथागोरस थ्योरम का यूज इस जगह पर होता है। जैसे सपोज करो यहां से हमारी हाइपोटेन्यूज निकल सकती है अगर ये दो साइड दे रखी है। अब सपोज करो कि अगर मुझे परपेंडिकुलर का निकालना है यानी कि p निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस को वहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अब सपोज करो कि मुझे बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर ये है और मुझे बेस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इस p को उठा के यहां लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा p का स्क्वायर। क्लियर? ये यूज होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। अगर आपके पास दो साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड को फाइंड कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर? भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है? 6 रेशियो होती है। कितनी? 6 रेशियो। प्यार से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। 6 रेशियो कौन सी होती है, वो कैसे बनेगी जरा देखना। मैंने फिर से क्या लिया, एक राइट ट्रायंगल लिया, ये रहा राइट ट्रायंगल, नाम रख लिया इसका A, B एंड C और ये 90 डिग्री के अंदर मैंने बना दिया, ठीक है जी। 90 के सामने हमेशा क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और ये मैंने बेस मान लिया। क्लियर? और परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पर अगर मान लो ऑब्जर्वेंट इधर है, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो उसके सामने वो चाहिए, इसलिए इसको परपेंडिकुलर माना गया है। और जिस पॉइंट पे वो खड़ा है उसके साथ जो लाइन टच में है उसे बेस माना जाता है। ठीक है? अगर वो यहाँ पर है तभी ये परपेंडिकुलर है, अगर सपोज कर वो यहाँ पे खड़ा होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता। देखेंगे इस बात को भी। फिलहाल अभी हम आ जाते हैं रेशियोज के ऊपर। मैं p की रेशियो निकालना चाह रहा हूं, तो देखो p की रेशियो किसके साथ बन सकती है? रेशियो के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत होती है, यानी कि एक तो खुद और एक कोई और चीज। ठीक है? तो p किसके साथ अपनी रेशियो बना सकता है? p रेशियो बना सकता है b के साथ भी। ओके, वेरी गुड। p और किसके साथ रेशियो बना सकता है? p रेशियो बना सकता है अपनी h के साथ भी। चलो भाई, मुझे दो रेशियो मिली। अब पकड़ लेते हैं हम b को। b किसके साथ रेशियो बना सकता है? भाई b रेशियो बना सकता है b के साथ। शानदार। b और किसके साथ रेशियो बना सकता है? b रेशियो बना सकता है किसके साथ? h के साथ। बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं, अब पकड़ लेते हैं h को। h किसके साथ रेशियो बना सकता है? h रेशियो बना सकता है p के साथ। h और किसके साथ रेशियो बना सकता है? h रेशियो बना सकता है b के साथ। तो कुल मिला के हमारे पास 6 रेशियो जिनकी बात करी थी वो निकल के आ गई। अब हर रेशियो का इनका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में इन रेशियोज का कोई ना कोई नाम होता है, नामकरण कर लेते हैं। और ये नामकरण जो हम करेंगे पहली बार आप सुनोगे, बस ये क्या है, नाम है, बस नाम देख ही गए, हर चीज का नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल में के अंदर हमने 90 बनाया तो ये 90 माना जाएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि भाई अंदर आपने ये 90 बना दिया, अगर आपने ये मेंशन किया है तो ही वो 90, अगर नहीं करोगे तो वो 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस मान लिए गए। शुरुआत में चीजें क्या है, मान ली गई है। जब से ये सृष्टि की संरचना हुई है बहुत सारी चीजें हमने मानी है और मानी हुई चीजों के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। ठीक है? तो बस इन रेशियोज के भी नाम कुछ मान लिए गए हैं, कोई लॉजिक नहीं है उनके पीछे, बस मान लिया गया है। तो इनके नामकरण कर लेते हैं एक एक बार। भाई p बाय b को क्या माना जाता है? p अपॉन b का नाम रख लिया इन्होंने tan थीटा। थीटा क्या होता है? बेसिकली एंगल होता है। जैसे अभी मैं आपको 30 डिग्री 40 डिग्री लिख करके बता रहा था, यहाँ पे हम उसको क्या मानेंगे? थीटा। थीटा एक एंगल है, एंगल को डिनोट करेंगे थीटा। क्लियर है? एक बात समझ में आ रही है? बहुत p बाय h, p बाय h इसको बोलते हैं हम sin थीटा। क्या बोलेंगे? sin थीटा। वेरी गुड। ठीक है भाई। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं b बाय h पे। b बाय h क्या है हमारा? cos थीटा। क्लियर है? ओके। अब चलिए देखो p बाय h का पॉजिटिव मुझे यहां दिख रहा है, h अपॉन p, इसको बोलते हैं cosec थीटा। क्या बोलेंगे? cosec थीटा। इसको थोड़ा सा सफाई से लिख देते हैं, यहां पे थोड़ा बड़ा कर, cosec थीटा। ये क्या होता है? h अपॉन p। ये cos थीटा मैंने बोला, cos थीटा b अपॉन h। अब h अपॉन b देखो, ये है h अपॉन b, और इसका नाम रख देंगे हम sec थीटा h अपॉन b। क्लियर है भाई? इधर देखो ये p अपॉन b है, b अपॉन p है, इसका अपोजिट दे रखा है, जिसको लिख दिया हमने b अपॉन क्या था हमारा p, इसको बोलेंगे cot थीटा। कुल मिला के आपको ये 6 रेशियो मिली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो आपको ये 6 रेशियो मिली, ये ही ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो है जिनको आप हमेशा इस्तेमाल करते रहोगे जब तक मैथ पढ़ोगे। इनके अलावा कोई 7वीं रेशियो नहीं है, ना 11वीं में ना 12वीं में आपको कभी मिलेगी। ये 6 रेशियो है जो आपने देखी। लेकिन इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे याद किया जाएगा। तो याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इन रेशियोज को कैसे याद किया जाए, क्योंकि ये तो सिंपल सिंबल्स हैं, ये नाम है जो आपको एज इट इज पढ़ने हैं। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्यों लिखा गया है ऐसा, कि sin थीटा ये क्यों रखा गया, कि cos थीटा ये क्यों रखा गया। जैसे भाई आपको नाम रख दिया गया, क्यों रखा गया? कोई लॉजिक है उसके पीछे? नहीं ना। चलो भाई देखते हैं आगे। इनको याद करने का सिंपल तरीका क्या है रेशियोज को? तो यहां से आते हैं और जरा एक ट्रिक समझते हैं क्या है। मैं आपको ना एक चीज और बता दूं, मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी कैसे स्ट्रांग होगी, इसके लिए मैं बीच बीच में वीडियोस डालते रहूंगा। जिस भी बच्चे की मैथ्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है उसे मैथ बहुत आसान लगती है। और दूसरा, मैथ्स की कैलकुलेशन इतनी अच्छी मैं आपकी करवा दूंगा कि कभी किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बैठना तो चुटकियों में सवाल सॉल्व कर दोगे। मेधावी के नाम से ना, मेधावी छात्र जो होते हैं बेसिकली उनकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस अच्छी होती है। मैं आपकी इतनी अच्छी करा दूंगा, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो मैथ में, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैथ के अंदर आपको 1 नंबर बना दूंगा, आपका कोई सानी नहीं होगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है?
आपकी बस एक ही मोटिव होना चाहिए, मुझसे जुड़ना। आप मुझे ढूंढ लो, YouTube कभी चला रहे हो तो क्लासेस बाय जैसर भी ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा प्यार से। हमेशा ये मत ढूंढना करो हाउ टू मेक गर्ल्स लाफ, कि लड़कियों को कैसे हंसाएं। अरे भाई ये भी पढ़ लो, ये भी जरूरी है, वो हंसती रहेंगी। अगर आप सफल हो गए ना तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कैसे उन्हें हंसाने की जरूरत नहीं है पेपर में। आगे बात समझ में, अपने आप को कुछ बना लो और मेरे साथ मिलिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आ जाइए। परपेंडिकुलर बेस, फिर से परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूज और ये क्लियर। ये मैंने रेशियो एक साथ में रख दी। अब मैं इनको किसी नाम से डिनोट कर रहा हूं, जैसे देखो कोई भी रेशियो दे सकते हैं, जैसे P से, और थोड़ी सी फनी सी ट्रिक बना लेते हैं, याद हो जाएगा। P से क्या हो गया पापा, B से क्या हो गया बीड़ी, फिर P से क्या हो गया पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे। तो नीचे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। तो आई बात समझ में, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये एक लाइन है, याद कर लेना, राइम सी बन रही है आपके लिए आसान